पति और पत्नी के बीच कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी प्रिवेसी होनी चाहिए और इसके बीच बैलेंस कैसे होना चाहिए? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या होता है ना, पत्नी कहती है मोबाइल दिखाओ, पति कहता है अपना मोबाइल दिखा। क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी सही? रिश्ता इस नौबत तक क्यों आ रहा है कि हमें अपने एक दूसरे का मोबाइल देखने की जरूरत पड़ रही है? रोल्स जो होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पति और पत्नी के बीच सबसे अहम किरदार होता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। ये कैसे तय की जानी चाहिए कि पति के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो, पत्नी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई ऑलवेज से, चाहे वो फाइनेंसेस है या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम जब डिसएग्री होते हैं अपने पार्टनर से, तो क्या हम बिना झगड़ा किए उस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या झगड़ा ही अंतिम सत्य है? हम सब चाहते हैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी झगड़ा करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिश्तों में होते हैं, झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण और होता है फैमिलीज का इन्वॉल्व होना। मायके वालों का, ससुराल वालों का। बहू को तो उसकी माँ पट्टी पढ़ाती है, बेटे को जो है उसकी माँ पट्टी पढ़ाती है। ये जो रिलेशनशिप में सासें आ जाती हैं या इन-लॉज आ जाते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट आपको कितना अहम लगता है? क्या इनको पति पत्नी के बीच बोलना चाहिए, एक हद तक बोलना चाहिए या बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जिस जनरेशन की तरफ जहाँ हम बढ़ रहे हैं, हमें सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी, ना पति पत्नी आपस में बात करते हैं और ना किसी और से बात करते हैं, और सिर्फ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की वजह से और लेस इंटीमेसी की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें? आई वुड से मोर और लेस वन इज, अगर मुझे लगता है इमोशनल कनेक्शन होता है ना, और इस वजह से ट्रस्ट टूटते हैं। ट्रस्ट वंस ब्रोकन, क्या उसे दुरुस्त किया जा सकता है? क्या ब्रोकन ट्रस्ट जुड़ सकता है रिश्ते में? देखिए, जब एक इंसान, दो इंसान उस रिश्ते में। निशा, ये कब पता चलता है कि आपको काउंसलर के पास जाना है? मैंने कई लोगों को कहा कि यू नीड अ काउंसलर नाउ, तो बोले पागल थोड़े ही हम जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। मतलब झगड़ा कर लेते हैं लोग, अलग हो जाते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, काउंसलर्स के पास नहीं जाना चाहते। वो सोचते हैं वो पागल थोड़े हैं जो काउंसलर के पास जाएंगे। ये कैसे? देखिए, ये स्टिग्मा जो लेकर है कि हम लोग पागलों के डॉक्टर हैं, या अगर आप मेंटल हेल्थ। आजकल की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ वो ना तो मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं और ना वो बेबी करना चाहते हैं। ये सोच क्यों डेवलप हो रही है? इसका रीजन क्या है कि बच्चे शादी नहीं, सिचुएशनशिप में चले जाएंगे, रिलेशनशिप में चले जाएंगे, लिव इन में चले जाएंगे, मैरिज इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, एक तो ना हमारी जो पेरेंट्स हैं, नोइंगली अननोइंगली कुछ एक सवाल है जो मैंने फेसबुक पर दर्शकों से पूछे थे कि आप बताइए, तो ये सवाल मैं लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कारनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तभी से वो रिश्तों में पड़ जाता है, और जब मरता है तब तक भी रिश्तों को समझ नहीं पाता है, उनमें ही उलझा रहता है, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स और उन्हीं के कंफ्यूजन में वो क्या कहें कि दो चार होता रहता है, परेशान होता रहता है। आज इसी गुत्थी को, इसी पहेली को सुलझाएंगे। कारनामा में आज की मेहमान देश की जानी मानी मैरिज काउंसलर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर निशा खन्ना है। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारनामा में। शुक्रिया, आपने समय दिया पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपको। बहुत सारे दर्शक सैकड़ों सवाल मुझे भेज रहे हैं जब से उन्हें पता चला है कि मैं आपके साथ कारनामा करने वाला हूँ। मैं बिना देर किए आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहला मैं सवाल ये पूछता हूँ कि कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, आप भी बढ़िया हैं, लेकिन हमारे दर्शक बहुत परेशान हैं। रिलेशनशिप जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता, वही रिलेशनशिप उसे जीने नहीं देती। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप एक बहुत बेहतरीन मैरिज काउंसलर हैं। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि निशा जी, अरेंज मैरिज में मैरिज काउंसलिंग समझ में आती है, लव मैरिजेस में भी मैरिज काउंसलिंग होने लगी है? हाँ, बहुत नॉर्मल है। हाँ। मैरिज तो मैरिज ही ना, लव हो या अरेंज हो। बस लव मैरिज में ये होता है कि हमें लगता है कि हम पार्टनर को पहले से जानते हैं, अच्छा, समझते हैं, या वो मुझे जानता है। हाँ। क्योंकि किसी को जानना और उसके साथ रहना और वो एक अलग चीज होती है। और दूसरी चीज, अब इस शादी को हमने अपनी मर्जी से किया, अपनी पसंद से किया है, तो हम घर वालों को भी कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे में हमें लगता है, क्योंकि मोस्टली लव मैरिजेस में
अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पेरेंट्स जो हैं, अगर पिछले कई दशकों से देखता जाए तो पेरेंट्स इतनी ज़्यादा म्यूचुअली एग्री नहीं होते हैं, उनको जी। मनाया जाता है, लव मैरिजेस को कन्वर्ट किया जाता है लव मैरिजेस को अरेंज मैरिजेस में। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोनों में से किसी एक साइड के पेरेंट्स नहीं में की मंजूरी नहीं होगी, या एक पेरेंट की मंजूरी नहीं होगी, दूसरा पेरेंट आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा कि आप कर सकते हैं लव मैरिज। और इंडिया में कास्टिज्म भी है, रिलीजन भी है, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। जी। तो अगर हम मैरिज को अरेंज या लव बोले तो दोनों में प्रॉब्लम्स आती है, मैरिज मैरिज है। और उस प्रॉब्लम में अगर हमें लगता है हम पढ़े लिखे हैं, हमें कोई न्यूट्रल पार्टी जो ना हमारे लड़के की साइड से हो या लड़की की साइड से हो, जो हमारी साइड ना ले और आपको कोई उस चीज़ को लेकर रेजोल्यूशन बताए या आपको कुछ पॉजिटिवली गाइड करे क्या या कैसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली उसने उस चीज़ में पढ़ाई कर रखी है, उसको उस चीज़ का ज्ञान है, तो उन्होंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, सिर्फ अपने नहीं। तो ऐसे में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हो जाता है एक थर्ड पार्टी का व्यू पॉइंट जो एक प्रोफेशनल है। आपके पास जो केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो लव मैरिजेस से जुड़े हुए ज्यादा होते हैं, अरेंज मैरिजेस से जुड़े हुए ज्यादा होते हैं? आई वुड से लव मैरिजेस से जुड़े भी होते हैं, अरेंज मैरिजेस में जुड़े भी होते हैं। अरेंज मैरिजेस में तो इवन ऐसा भी होता है कि कई बार फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, चाहे वो प्री मैरिज हो, पोस्ट मैरिज हो। पर हाँ, अभी थोड़ा सा एडवांस एनवायरनमेंट हो गया, तो 10-20% केसेस हम कह सकते हैं जहाँ फैमिलीज अपने बच्चों को भेजती हैं कि इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, या आपके सिबलिंग्स भेजते हैं, या आपके दोस्त रेफर करते हैं, आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, व्हाई नॉट टेक ए प्रोफेशनल हेल्प। तो ऐसे में अपनी बात को रखना जिसमें दोनों को लगे कि कोई मेरी साइड से नहीं और उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इस सिवाय इसके कि वो अपनी फीस लेगा या प्रोफेशनली हमारे लिए जो बेस्ट है वो गाइड करेगा। आपने कहा मैरिजेस के केसेस ज्यादा आते हैं, लव मैरिजेस मैटर नहीं करती हैं, अरेंज मैरिजेस मैटर नहीं करती, मैरिजेस मैटर करती हैं। जाहिर सी बात है ये प्रिवेसी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के इश्यूज ज्यादा आते होंगे। क्या सलाह देती हैं आपके पति और पत्नी के बीच कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी प्रिवेसी होनी चाहिए, और इसके बीच बैलेंस कैसे होना चाहिए? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट क्या होता है ना, क्या सामने वाला उन चीजों को लेने की क्षमता रखता है, समझने की क्षमता रखता है? आप किसी को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, वो उसे नेगेटिवली तो नहीं ले रहा है, और वो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है आपके साथ। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, पर हमेशा, जैसे आम भाषा में बोला जाए, लेमन की भाषा में, आप ताश का गेम खेलते हैं तो आप अपने पत्ते खोलते हैं सामने वाले के नाम, तो सामने वाले की कंडीशन देख के खोलते हैं ना, वो समझेगा ले पाएगा ये नहीं ले अच्छा, पाएगा। सामने वाला कभी कभी कहता है शो करो, पत्नी कहती है मोबाइल दिखाओ, पति कहता है अपना मोबाइल दिखा। क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी सही है? देखिए, मोबाइल दिखाने की तो मुझे लग रहा है विश्वास नहीं है। एज ए थेरेपिस्ट ऑल्सो वी ऑलवेज सेज कि रिश्ता इस नौबत तक क्यों आ रहा है कि हमें अपने एक दूसरे का मोबाइल देखने की जरूरत पड़ रही है। क्या विश्वास नहीं है? मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए मेरा पार्टनर आके मुझे बोले निशा मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, मैं शायद पासवर्ड ना शेयर करूं, मैं अपना मोबाइल दिखा दूं, बट इतनी क्यों आ रही है? क्योंकि या तो हमारे बिहेवियर में सामने वाले को कुछ लग रहा है। कई बार क्या होता है, पास्ट में भी आपने कुछ धोखे खा रखे होते हैं रिलेशनशिप में, तो इसकी वजह से भी होता है, या आपको अपने पार्टनर की बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखते हैं। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर भी हो सकते हो, आप पॉजेसिव भी हो सकते हो, तो इसलिए भी आप ऐसा बोल सकते हो, या आपको लग रहा है मेरा पार्टनर कुछ छुपा रहा है। अब वही अगर विश्वास हो तो कई बार क्या होता है, छुपाना भी आपके भले के लिए होता है, और अगर कई बार विश्वास हो तो ना हो तो उसमें ऐसा भी लगता नहीं ये हर पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर को लगता है मेरा पार्टनर फ्लर्ट कर रहा है, हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ फ्लर्ट कर रहा है, बट अगेन हेल्दी फ्लर्टिंग और कुछ विच इज बियॉन्ड दैट लेवल, वो आपको डिफाइन करना ये होगा। आप कह रही हैं निशा, हेल्दी फ्लर्टिंग, जो फ्लर्ट कर रहा है अगर उसकी हेल्दी फ्लर्टिंग आपकी हेल्दी फ्लर्टिंग से मैच नहीं करती, ये हेल्दी फ्लर्टिंग शब्द जो है ना, ये बहुत आजादी दे देता है लोगों को। अरे मैं तो हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा था, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए ये वो नहीं जानता। तो ये हेल्दी फ्लर्टिंग क्या है? देखिए, मतलब अगर आपने किसी से हालचाल पूछ लिया, हंस के बात कर ली, बट यू आर नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरे पर्टिकुलर केस में जैसे पार्टनर जो है, दोनों एक रिलेशनशिप में, अनसेड रिलेशनशिप में थे, तो उसमें पार्टनर ने उसको किसी एक अलग लड़की को रिप्लाई में
ऐसा कर दिया कि कुछ बात हो रही थी, ठंड हो गई है, तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि आप आ जाओ मेरे साथ और मुझे गर्म कर दो। अब उसको लगा कि मेरा पार्टनर ये तो नहीं बोल सकता ना सामने वाले को, और आई एग्रीड विद दैट पार्टनर कि हाँ ये बाउंड्री क्रॉस करने की बात है। डेफिनेटली वो जो गर्ल थी वो ज्यादा ओपन माइंडेड थी, और वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बात करती थी। अच्छा, और वो लड़की ये सिर्फ उसके पार्टनर को मैसेज नहीं भेज रही, वो सब लड़कों को ऐसे ही मैसेज भेजती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फ्लर्ट करती है, एक्स्ट्रा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। सो दीज आर पीपल गेटिंग टू मच इनटू योर लाइफ। तो जब आपको समझ में आता है, कुछ ज्यादा ओपन माइंडेड लोग होते हैं जी, मतलब दे स्टार्टेड टॉकिंग में कि फॉर एग्जांपल अगर आप जब बात करते हैं तो आप नॉन वेज टॉक पे चले जाते हो, तो वो आपको लिमिट कहाँ खत्म करनी है वो पता ही नहीं है ना। वो लिमिट कब क्रॉस कर जाती है और आप उस रिलेशनशिप में आप अपनी पर्सनल बेडरूम लाइफ को शेयर करना शुरू कर देते हो, और आप ये बोलोगे ये तो हम कॉलेज में बहुत आम करते थे। तो वो लाइन को डिफाइन करना वो तो आपका काम है ना। कॉलेज में आप मैरिड नहीं थे, अब आप मैरिड हो तो आपके कुछ कमिटमेंट तो सामने वाले को लेकर बनते हैं, और साथ में बाउंड्रीज भी। वो शायद आप ग्रुप में बैठे थे तो आप किसी को पर्सनल तंज नहीं कर रहे थे, अब आप पर्सनल 1-to-1 बात कर रहे हो। तो पर्सनल 1-to-1 बात तो फिर वो इंटीमेट बातों में कब कन्वर्ट हो जाएगी वो तो पता ही नहीं चलता ना, फिर कब स्लिप हो जाते हैं। और उसमें हमारा सोशल मीडिया और स्पेशली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और व्हाटएवर द टेलीग्राम और जितने भी मीडियम्स हैं, वो आज की डेट में लोगों के वर्चुअल रिलेशनशिप ज्यादा हैं। और लोग ये बोलते हैं मैं फिजिकली तो नहीं था ना, मैं तो वर्चुअली इन्वॉल्व था। ये नया टर्म है और हम उससे भी इनफिडेलिटी मानते हैं। तो दैट इज वर्चुअल इनफिडेलिटी। अगर आप वर्चुअली इन्वॉल्व हो, अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो तो इमोशनल इनफिडेलिटी है, इंटरनेट इनफिडेलिटी है, फिजिकल इनफिडेलिटी है। तो उसकी टर्म्स चेंज हो गई हैं, पर कहीं ना कहीं वो इनफिडेलिटी तो है। वर्चुअल आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की, ये एक नया टर्म आया है कि पहले होता था हमें स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, अब एक डिजिटल स्पेस भी आ गया है निशा। हमें डिजिटल स्पेस भी चाहिए, यानी कि पर्सनल स्पेस में तो मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, डिजिटल स्पेस में मैं अपने मोबाइल पर हूं, क्या कर रहा हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच ये जो डिजिटल स्पेस है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन गया है। देखिए, आई वुड से दैट एज ए थेरेपिस्ट आई नेवर सजेस्ट दैट कि आप अपने ईमेल आईडीज के पासवर्ड शेयर करो, आपको हर वक्त एक दूसरे के लाइफ में घुसना है, कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं देखें। क्योंकि अगर आप सफोकेट करोगे, रिश्ते तो रेत की तरह होते हैं, रेत को मुट्ठी में जितना ज्यादा आप घसी पकड़ने की कोशिश करो आपके हाथ से सरकती जाएगी। स्पेस दीजिए, आपको भी पर्सनल स्पेस चाहिए, क्योंकि अगेन मैं हमेशा ये बोलती हूँ, शादी जिंदगी का और पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। तो जब हिस्से को आप हिस्सा बना के रखोगे तो उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशंस होगा, और उतना ही एक्सपेक्टेशन होगा। अगर मैं एक ही रिश्ते के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी बना दूंगी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उस रिश्ते से होंगी। अगर मान लीजिए मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरा सुबह भी तू, शाम भी तू, जो आजकल की जेनजीज करते हैं, या आई वुड से जब प्यार में लोग पड़ते हैं, घंटों फोन पे बात करते हैं, तो वो जो घंटों फोन पे बात हो रही है, आई वुड से अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी पर्सनल लाइकिंग में तो नहीं है। अगर कोई मेरा पार्टनर मुझे बोले बात करनी है तो वो मेरे लिए मजबूरी है। अब बात करनी है, 15 मिनट बाद खत्म हुई, कोई से टॉपिक पर बात हो रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, नहीं मुझे साथ रहने। आई वुड से दैट इज यू आर इन्वेडिंग माई पर्सनल स्पेस। क्योंकि अगेन हम आज की डेट में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम काम भी करते हैं, हमारे और रिश्ते भी हैं, हम एज ए कपल भी साथ में हमें टाइम स्पेंड करना है। अगर हमारे बच्चे हो गए, हमारे दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, हमें हर एक को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि सोशल सर्कल में रिश्तों की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और हमने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो स्लीपिंग पैटर्न्स हो, चाहे हमारी एक्सरसाइज की रूटीन हो, चाहे हमारी हॉबीज हो। अगर हम टू मच इन द पार्टनर चले जाएंगे तो हमारा पर्सनल स्पेस तो खत्म हो जाएगा, तो वो आपको प्राइवेसी पर्सनल मिलेगी नहीं। और आई वुड से हाउसवाइफ्स के केस में वो क्लियर होता है, उनकी जिंदगी पति बच्चों में ही गुजर जाती है, घर के चीजों में। बट अगर आप देखा जाए तो पर्सनल स्पेस अगर उसको भी पता हो कि मुझे पति के पीछे नहीं भागना है, मुझे अपनी हॉबी पर ध्यान देना है, मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मैं अपने फ्रेंड्स से सोशलाइज कर सकती हूँ, चाहे मैं हाउसवाइफ भी हूँ, why not? I can do something where I may not earn money, but I would think I am doing something worth it. तो वो बहुत अच्छा है चीज। नहीं तो सारा दिन वो बच्चे फिर चले जाते हैं तो एम्प्टी नेस्ट होम्स हो जाते हैं, जिसका फिर अलग बुरा लगता है। या सब लोग अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, पति अपना काम में बिजी है, मैं पीछे रह गई अपनी जिंदगी में। तो मुझे लग रहा है वो फीलिंग्स जब आनी शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम और होती है। जी, लेकिन आपने कहा कि पति अपने काम पर है और महिला किचन या बच्चों में और दिनचर्या में है, तो उसको उससे अलग हटके अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना चाहिए।
90% ऐसी महिलाएं मोबाइल में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और अब ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। उनका पति आया है वो मोबाइल में है, उनके बच्चे स्कूल से आए वो फिर भी मोबाइल में है। अब एडिक्शन हो गया। अब उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपना ये डिजिटल स्पेस जो था उसको हावी हो गया वो डिजिटल स्पेस पूरे परिवार पर। क्या ये सही है? क्या वो कहें कि नहीं मोबाइल देखना ही मेरी हॉबी है, तो क्या इस हॉबी को परस्यू करना ठीक है? देखिए, मोबाइल देखना, जिन्होंने मोबाइल इन्वेंट किया, अगर अपन उन्हीं की भी इंटरव्यू सुने हाँ। तो वो बोलते हैं कि हम भी मोबाइल से दूर रहते हैं। हमने मोबाइल को, अगेन, आप एंटरटेनमेंट के लिए 30 मिनट्स यूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई रील भी देखनी है, फेसबुक भी देखना है, बट आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते ना कि जब तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा या देखूंगी रूटीन, मेरी जिंदगी चलना बंद हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि अब रिश्ते हैं, हाँ। अब मोबाइल में मुझे लग रहा है जैसे डोपामाइन मिलता है, इंस्टेंट आपको लाइक्स मिलना शुरू हो जाती हैं। मतलब आज भी मैं एक शो शूट कर रही थी तो उसमें भी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और हमारा जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का, आपको एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको वर्ड्स को सुना और वही एल्गोरिथम में आपको दिख रहा है सब कुछ। तो ये छोटी छोटी चीजें, मेरे ख्याल से जो लोग अगर हाउसवाइफ्स भी हैं, अगर वो इस चीजों का ध्यान रखें कि ये हमारी डेली रूटीन में, अगर मुझे वर्चुअल रिश्ते की बजाय मुझे एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें मैं सामने वाले से बैठ के बात कर सकूं और मैं किस कंटेंट को इनटेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल भी देख रहे हैं, आप उसे पढ़ने में यूज कर रहे हैं, आप कोई टेड टॉक सुन रहे हैं, लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन को, अगर आप कुकिंग का शौक है, आप कोई रेसिपी देख रहे हैं, तो वो तो फ्रूटफुल हुआ कि आप अब उसको एजुकेशन में भी यूज कर रहे हो, आप कोई नए कंसेप्ट सीख रहे हो। बट अगर आप वहां पर बैठ के कंपैरिजन में चले जाते हो, या मैं लाइफ में पीछे कहाँ रह गई या कहाँ रह गया, मेरा दोस्त लाइफ में कहाँ जा रहा है या दुनिया कहाँ जा रही है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं रिलेशन को बनाए रखने में या रिलेशन के ब्रेकअप हो जाने में, टूट जाने में। अगर मैं लव रिलेशंस की बात करूं तो होता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ये होती है कि थोड़ा सा ही समय दे दो, और यही शिकायत भी होती है कि आप बहुत थोड़ा सा ही समय देते हैं। ऐसे ही मैरिजेस के बाद भी एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो इन लॉज की हों, चाहे पति की पत्नी से हों या पति की पत्नी की पति से हों, एक्सपेक्टेशंस कितना बड़ा पार्ट प्ले करती हैं और कैसे तय करना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। हम किसी से कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन बरकरार रहे, बिगड़े नहीं। जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस की बात करी, अब पति और पत्नी साथ में कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो पहले हम तय कर ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पत्नी को या पति को एक दूसरे से यही कंप्लेंट रहती है, तो मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, या किसी एक पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, वो अनहेल्दी है। क्वालिटी ऑफ टाइम की अगर आप बात करें तो दिन में अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर अपने पार्टनर के साथ बिना मोबाइल के, बिना टीवी के गुजार लें, बहुत बिना मोबाइल के, बड़ी बात, बिना मोबाइल और बिना टीवी, अगर इन सबको रखकर एक साइड पर आपने अनडिवाइडेड 45 मिनट से 1 घंटे का, यानी कि हफ्ते में 5 से 7 घंटे आपने गुजार लिए, वो गुड इनफ है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। और मुझे लग रहा है कि पति पत्नी को अगर इस रिलेशनशिप में, और उसमें भी जब आप साथ बैठे, तो किसी थर्ड पार्टी की बात ना करें। तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा, उन इमोशंस के बारे में बात करें, तो इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी। इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन बन गया तो फिजिकल इंटीमेसी भी अपने आप बन जाएगी। और अगर आपकी बॉन्डिंग बन गई तो आप अपने दुख सुख, अच्छाई बुराई, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब खोल कर रख दोगे। और वही कनेक्शन की हम सबको जरूरत है। तो जो आप डिस्ट्रैक्शन कह रहे हो, मोबाइल की तरफ जाने का ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे अटेंशन भी मिल रही है उस 45 मिनट 1 घंटा। और वही रिलेशनशिप आपका अपने बच्चों के साथ भी होना चाहिए कि अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चों को भी दे। वो जैसे बोला कि बच्चे स्कूल से आ गए और मम्मी मोबाइल पर है, वो आधा घंटा 1 घंटा बच्चे के साथ भी बिता लो बिना मोबाइल के, तो बच्चे को भी लगेगा कि मेरा मम्मी का एक 1 आवर का टाइम है, उस टाइम में हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ, ये मम्मी का टाइम है, ये मेरा टाइम है, ये पापा का टाइम है, ये मेरा टाइम है, और ये मेरे पार्टनर का टाइम है। मैं इस वक्त कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती या कर सकता। उस वक्त मेरी फैमिली के कॉल आए, मेरे फ्रेंड्स के कॉल आए, वो नहीं मैं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। काम को भी छोड़कर, क्योंकि आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप पार्टनर के लिए कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, अल्टीमेटली अपने लिए कमा रहे हैं। इन द एंड लार्जर गोल तो आपका फैमिली और कम्युनिटी है। अगर उसमें अगर हम सब खुश रहेंगे और म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी रहेगा तो चीजें अपने आप हो जाएंगी, मुझे लगता है। तो फिर कंप्लेंट्स भी कम हो जाएंगी और रिश्ते तो अच्छे से चलेंगे। आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की। सवाल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी है
ये भी एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता है पति पत्नी के बीच में। कई घरेलू महिलाएं जो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा जॉब तो घरेलू महिलाओं का होता है, 24 घंटे का बहुत जॉब tough है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये मानती है कि भाई हम 2 पैसे कमा के नहीं लाते तो हमारी उतनी वक़्त नहीं है। जबकि आप अगर जॉब में जो महिलाएं होती हैं उनसे मिलेंगी तो उनका एक अलग शिकायत होती है कि यार घरेलू महिलाएं ज्यादा बेहतर होती हैं, हमसे पूछो हम घर का भी देखते हैं और ऑफिस का भी देखते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, कई बार इसको पति भी थोपते हैं कि तुमको क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है, मैं कितना जूते घिसता हूँ, कितना मरता खपता हूँ, तब जाकर 2 पैसे कमा कर लाता हूँ, है ना। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के जो तर्क वितर्क हैं पति पत्नी के बीच होते हैं, क्या ये आप मानती हैं रिलेशन को खराब करते हैं? बिल्कुल खराब करते हैं। अब जो पर्सन कंपैरिजन में आ रहा है, पहली चीज अगर उसको अपने आप में इनकम्प्लीट लग रहा है, एक तो लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब यहाँ एक चीज है, आप पार्टनर को रेगुलर रूटीन में कुछ पॉजिटिव बोलना शुरू करें, उसे ये एहसास दिलाए कि तुम मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हो। अब अगर एक इंसान का थॉट प्रोसेस सिर्फ नेगेटिव देखने का है तो आप उसको कितना भी अच्छा बोल लो, इसे हम बोलते हैं बिलीव सिस्टम। बिलीव सिस्टम में ना 4 चीजें, 4 पॉइंट्स हम मेजरली मानते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को क्या बोलते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे हमें क्या बोलते हैं। तो अगर पार्टनर पॉजिटिव कहेगा और बोलेगा तो वो पॉजिटिविटी ऐड करेगी। दूसरा, जो उस रिलेशनशिप में ले रहा है, जिसको ये लग रहा है कि मैं कहीं नहीं हूँ, चाहे वो वाइफ है या पार्टनर है। अगर अधिकतर देखें तो महिलाएं ज्यादातर कम कमा रही होती हैं, मेल ज्यादा कमा रहे होते हैं, पर वाइस वर्सा कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ फीमेल ज्यादा कमाती हैं, मेल कम कमाते हैं। इन उन केसेस में भी, या एक की फैमिली का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा होता है, एक का कम होता है, तो ऐसे केसेस में भी अगर आप उसको एहसास कराएं कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हो। साथ ही साथ जो पार्टनर है वो भी अपने आप को माने कि मेरी लाइफ में मैं अगर ये अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए कर रही हूँ और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ और मुझे भी पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ उनको नहीं, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव सोचना उसमें बहुत ज्यादा ऐड करता है। और यहाँ पर मैं एक और बात कहूंगी आपके दर्शकों को, एक नेगेटिव थॉट वो 17 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर होता है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा नेगेटिविटी में ताकत होती है कि उस नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए 1:17 का रेशियो आपको 17 पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे एक नेगेटिव थॉट को काउंटर करने के लिए। तो वो नेगेटिविटी हमेशा क्या बोलते हैं, चींटी की तरह चलती है। ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, अपने आप एक के बाद एक थॉट आपके दिमाग में आता जाता है, आप उन्हें बोलते जाते हैं। तो अगर किसी इंसान में लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हो, शायद वो खुद ही सेल्फ क्रिटिकल हो, उसे अपने की हुई हर चीज में खुद ही कमी दिखती हो, तो अपने आप को पॉजिटिव बोलना, जो आजकल अगर आपको पता हो मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस का दौर चलता है, वो यही है ना कि आप अपने आप को पॉजिटिव बोलो। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी लाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े लोग ही आपकी तरफ जुड़ेंगे और वही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। तो ये कहा भी जाता है, बोला भी जाता है, और साइकोलॉजी में इसका रोल बहुत बोला जाता है, जिसे बोलते हैं पेप टॉक, सेल्फ टॉक। तो वो आपको बूस्ट अप करती है कॉन्फिडेंस को। तो मुझे लगता है पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी जो भी पार्टनर इंफीरियर फील करता है, आई थिंक सो, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास मॉनेटरी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली दे आर लाइक गोइंग गुड, even in their career they are on the top of their careers, but they are not emotionally happy. हम सब जानते हैं दीपिका पादुकोण, वो अपने लाइफ के करियर के बहुत पीक पर थी जब उनको डिप्रेशन ने हिट किया, तो वो भी एक रिलेशनशिप की वजह से हिट हुआ। अब वो डिप्रेशन था या कोई और इमोशनल इश्यूज थे या मूड स्विंग्स थे, वो अलग बात है, बट अगर हम इन चीजों को ध्यान दें तो वो भी एक क्राइटेरिया है शिवराज सिंह राजपूत का कि हम कितनी भी हाइट्स ऑफ करियर पे चले गए पर फिर भी हम अपने आप से खुश नहीं थे, अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, तभी हम वो ड्रग्स और उन चीजों में भी इन्वॉल्व हो रहे थे। क्योंकि जितनी भी एडिक्शन वाली चीजें हैं वो भी हम इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। और कई बार हम ये इन हैबिट्स को इसलिए भी उठा लेते हैं क्योंकि हमने अपने चाइल्डहुड में अनकॉन्शियसली उन पैटर्न को ऑब्जर्व किया होता है और वो चाहते ना चाहते हुए भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अभी तक की बातचीत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समय सबसे बड़ी चीज है जो आपको देना है। अगर आपने समय दिया तो आप बहुत सारी बिगड़ी हुई चीजों को रिश्तों में ठीक कर सकते हैं। अगर आप समय नहीं देते हैं तो फिर आप तो समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर कहाँ कहाँ समय दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। रोल्स जो होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पति और पत्नी के बीच सबसे अहम किरदार होता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। ये कैसे तय की जानी चाहिए कि पति के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो, पत्नी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो? आई ऑलवेज से, चाहे वो फाइनेंसेस है या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टेक ए पीस ऑफ पेन एंड पेपर,
जैसे बोलते हैं एक्सेल शीट बनाओ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकती हो, क्या तुम में स्ट्रेंथ्स हैं, क्या तुम में वीकनेसेस है, तुम मेरी कौन सी स्ट्रेंथ्स को पूरा कर सकती हो, तुम मेरी कौन सी वीकनेसेस को कवर कर सकती हो, और ये दोनों को करना है और दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है हमें इस टॉपिक को लेकर पति या पत्नी में से जो भी ज्यादा बोल्ड है या जिसको लगता है वो लेकर पेन और पेपर बैठ जाए और चाहे ये मैं काम करता हूँ और मुझे लग रहा है ये काम बहुत ज्यादा है, या पत्नी कहे मुझे ये लगता है मैं ये काम करती हूँ, मुझे ये बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलती हूँ बताओ कौन कौन से आप काम करते हो, किनको हम डिवाइड कर सकते हैं। कि काउंसलिंग के दौरान हम बोलते हैं, कई बार पार्टनर कंप्लेंट करता है, मेल पार्टनर कंप्लेंट करता है मैं बहुत सारा काम करता हूँ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, मैं बिल भरता हूँ, तुम बिल भर सकती हो ऑनलाइन, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बच्चे तुम्हें सिखा देंगे, या तुम क्या कर सकते हो, झगड़ा हो जाता है, तुम बिल भर सकती हो बोले कि तुम खाना बना सकते हो, तुम बच्चों को स्कूल भेज सकते हो बोले तुम ऑफिस जा सकती हो। बट डिवाइड कर सकते हैं ना, आपकी क्या कैपेसिटी है। अगर मेरी टू डू लिस्ट में अगर मैं 6 घंटे या 8 घंटे काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कौन सी चीजों को कर सकता हूँ और कौन सी चीजें मुझे भूल जाती हैं, तो वो इंसान को खुद ध्यान में रखना है। और फिर मैं वही कह रही हूँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर झगड़ा होगा, बहस होगी, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, नॉन नेगोशिएबल्स पर भी तो हम आएंगे ना, ये मेरे नॉन नेगोशिएबल है, ये मेरे नेगोशिएबल है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पार्टनर को सुबह उठना पसंद है और एक पार्टनर को सुबह उठना नहीं पसंद, तो भाई मैं बच्चों को तैयार कर सकता हूँ या मैं घंटी बजेगी मेड को खोल सकता हूँ। एक काम को डिवाइड किया जा सकता है ना, तो तुम लेटर नाइट में, तुम उसके बाद दिन में ये काम कर सकती हो, तो वहां पर सामने वाले को ये रियलाइज कराना और इम्पोर्टेंट कि तुम इसमें अच्छे हो। कई बार क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस लेवल लोगों में इतना है नहीं, तो कई बार हमें अपनी अच्छाइयां पता नहीं होती। हमें ये पता है मुझ में कमी क्या है, पर मुझे ये नहीं पता मुझ में अच्छा क्या है। तो वो कई बार हमें खुद को भी नहीं पता होता और हमारे पार्टनर को भी पता नहीं होता। अब जिसका एक्सपोजर ज्यादा है हो सकता है उसको पता हो, और पर दो लोग समांतर बहुत कम होते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिमेट्रिकल कपल में ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, जो एक जैसी सोच के हैं। हाँ। पर जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिनकी सोच मिलती नहीं है, उनमें ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम है। अच्छा। क्योंकि वो ये होगा, वो आधा गिलास खाली भी देखेगा, वो आधा गिलास भरा देखेगी, या आप भरा देखेंगे वो आधा खाली देखेगी। तो आपको एक चीज में अच्छाइयां दिखेंगी, उसको बुराइयां दिखेंगी, और उसको ये ना लेकर कि यार हम दोनों कितना उल्टे हैं, ये देख हमने दोनों तरीकों से पूरे एक चीज को देख लिया, यानी कि 180 डिग्री से तुमने देखा, 180 डिग्री से मैंने देखा। अब उसमें से क्या लेना है वो आपकी चॉइस होगी। और ऐसा भी रिश्तों में होता है, तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। मुझे तुम्हारे फैमिली फंक्शन पर नहीं जाना है, पर तुम चाहते हो जाओ तो मैं आ सकती हूँ, या मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। तो मुझे ये नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जिसे हम बोलते हैं नेगोशिएबल्स, हम बोलते हैं और वो रिश्तों में होते भी हैं कि मुझे तुम्हारी फैमिली फंक्शन पर नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मुझे भी तुम्हारे वहां पर बर्थडे पार्टी पर नहीं जाना, मैं आधे घंटे के लिए शक्ल दिखा के आ जाऊंगा। यू हैव टू बी कोरिलेट। तो ये रिश्ता आप डिस्कस करेंगे तो होगा। तो कम्युनिकेट करने पर है, सामने वाला समझ के आ रहा है, ले के आ रहा है, और उसको खुलकर समझाइए। क्योंकि मुझे लग रहा है जब आप खुलकर समझाते हैं तो सामने वाला समझता है। और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं फिर वही कहूंगी कि अगर सामने वाले का देखने का नजरिया नहीं है वैसा, तो पहले उसके नजरिए को, लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर, गिविंग एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं क्लाइंट के साथ एनडीए साइन करती हूँ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और मेरे पार्टनर को ये समझ ही नहीं आता नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है, मैं बता ही नहीं सकती कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, तो वो मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी का हिस्सा है। अगर कोई, मतलब मैं उस दिन फैमिली मैन देख रही थी, तो वो एक एजेंट है, वो फैमिली को बता ही नहीं सकता कहाँ पर वो ट्रेवल कर रहा है। तो वो पार्ट ऑफ आपकी डेली रूटीन है। तो उसमें पार्टनर का नाराज होना नाजायज नहीं है, जायज है, बट वो भी अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब आप बाउंडेड हो कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि आप कहाँ क्या और किससे क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और अगर पार्टनर का फेथ होगा तो तभी वो रिश्ता चल सकता है। तभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारी, कहीं ना कहीं जो चीजें आती ना वो विश्वास पर आती है। अगर विश्वास हो तो मुझे नहीं लग रहा, अगर आपका पार्टनर अगर 2 दिन या 4 दिन आपको टाइम नहीं दे रहा, तो हम इस बात को लेकर भी मतलब अपना अपसेट कर ले कि मेरा पार्टनर टाइम नहीं, काम में बिजी है, नहीं टाइम दे रहे होंगे, ठीक है, और मुझे अपने आप पर कंसंट्रेट करना है। निशा, नाराजगी और झगड़ा 2 अलग अलग चीजें हैं। झगड़ों से जुड़े हुए बहुत सवाल आए मेरे पास, मैं अभी दर्शकों के सवाल भी लूंगा। हम जब डिसएग्री होते हैं अपने पार्टनर से, तो क्या हम बिना झगड़ा किए उस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या झगड़ा ही अंतिम सत्य है? हम सब चाहते हैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी झगड़ा करते हैं।
क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिश्तों में होते हैं कई बार खुलकर बात नहीं करते हैं तो हमारे कुछ रिएक्शंस भी आते हैं, और वो रिएक्शंस कई बार दोनों तरफ से आते हैं, एक पार्टी की तरफ से नहीं आते, दोनों तरफ से आते हैं, क्योंकि शायद खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफों को सामने वाले को बता नहीं पाते। तो ऑब्वियस है, जब आप खुलकर बोल नहीं रहे हो कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, और वो पैटर्न्स हम अपने चाइल्डहुड से सीखते हैं, वो हमने अपने घरों में देखा है, चाहे मदर या फादर को वो खुलकर बात नहीं करते हैं, या अगर बात बताई गई तो सामने वाले ने समझी नहीं, तो अब मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कोई समझेगा ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं रिश्ते में जो आप बोल रहे हो झगड़े, वो रिएक्शंस होना और रिएक्ट करना, वो है तो नॉर्मल, बट आप उस रिएक्शन को पर्सनली ले रहे हो तो वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सामने वाले ने अगर गुस्से में आके कुछ बोल दिया, हो सकता है मैंने उसकी किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रिगर कर दिया, और क्या वो मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तो मैं रेजोल्यूशन के लिए जा सकता हूँ। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, झगड़े को सुलझाना कैसे है, तो वो उसमें एम्पैथेटिक होना, सामने वाले के नजरिए को भी एक्सेप्ट करना कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके फादर की डेथ हो गई है और मदर को काम करना पड़ रहा है, अब वो बच्चा छोटा है, माँ उसको छोड़ पे काम पे चली जाती है, मेरी स्टोरी है ये। ओके, और बच्चे की कंप्लेंट है, मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई, उसने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। माँ अगर वो घर से बाहर जाएगी नहीं, कमाएगी नहीं, ना बच्चे की एजुकेशन कर सकती, ना घर के खर्चे चल सकते हैं, और वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना भी चाहती है। अब उस बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो माँ की सिचुएशन को समझ पाए कि वो कर किसके लिए रही है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए और हमारे प्रेजेंट फ्यूचर सबके लिए। बट वो बच्चे की कंप्लेंट भी जायज है, ये एक पर्सपेक्टिव है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाती है, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं खुद अपना खाना डालता हूँ, सुबह खाना बनाती है, चली जाती है। और एक पर्सपेक्टिव है कि माँ का पर्सपेक्टिव, मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ और मेरा छोड़ के जाना बनता है, नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे, हमारा फ्यूचर नहीं होगा। तो जो आपने ये बोला है, तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। वो तभी समझ सकते हैं जब बच्चा जब बड़ा होगा, उसे समझ में आएगा, काश मेरी माँ ने ये सेक्रीफाइसेस नहीं दिए होते तो आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो नहीं होता। वो आपकी अपनी परसेप्शन पर भी है, तो कि आपका माइंड कितना डेवलप है। बच्चे का माइंड डेवलप नहीं था, पर जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसने दूसरों को देखा कि मेरी माँ तो मेरे बाप का भी काम करती है, मेरी माँ घर में जो है राशन भी वही लाती है, घर में बिजली का बिल भी वही देती है, किराया भी वही देती है, तो मेरी बॉन्डिंग माँ के साथ इंपॉर्टेंस उसकी हाईलाइट हो जाएगी। हो सकता है इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब मैं अपनी माँ की वैल्यू भी करूंगा, पर हो सकता है मैं अपनी पार्टनर से भी उसको कंपेयर करूं। ये ठीक है, ये एक माँ और बेटे के रिलेशन की बात हो गई। अब इसमें जो शिकायतें थी वो बच्चा बड़ा होकर के रिजॉल्व हो गया, जब उसको समझ में आया कि भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी भी उठा रही थी और घर की भी उठा रही थी। लेकिन जब दो एक समान समझदार पार्टनर झगड़ा करते हैं और इस हद तक झगड़ा करते हैं कि सेपरेशन की नौबत आ जाती है, तो क्या वो झगड़ा जायज है? झगड़ा एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन क्या इस हद तक झगड़ना ठीक है कि आप सेपरेट हो जाएं, आप अलग हो जाएं, आप डिवोर्स ले लें? देखिए, वो झगड़े को, वही कह रही हूँ, उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स नहीं आती है। अगर टेक्निक्स आती होती तो झगड़े सब सॉल्व हो जाते ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता उन झगड़ों को सॉल्व कैसे करना है, ना हमने उसको सीखने के लिए किसी को अप्रोच किया। अगर अप्रोच भी किया तो क्या हम रिजिड पर्सनालिटी थे, हम इनफ्लेक्सिबल थे, हम बदलेंगे नहीं, हम वैसे ही रहेंगे। मतलब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कपल को बोला जाता है कि आपको यहाँ बदलना है। देखिए, रिश्ते के लिए दोनों का बदलना जरूरी है, किसी एक के बदलाव से रिश्ता नहीं चल सकता, वो फिर कॉम्प्रोमाइजेस है। आप थोड़ा अपने पार्टनर के लिए बदले, आपका पार्टनर आपके लिए बदलेगा, और वो दोनों फिर साथ में चलेंगे, और उससे मेरे ख्याल से रिश्ता मजबूत बनेगा। अगर आप एक ही पार्टनर को बोल दो कि तुम ही बदलोगे और मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो ऐसा ही रहूंगा, तुम्हें अपनाना है अपना और रखना है रखो, और वाइफ भी यही बोले मैं तो ऐसी ही रहूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी तुम्हारी चलेगी, कभी मेरी चलेगी, तो वो ईगो का जो क्लैश आता है ना, वो 190, 180 ना होकर कभी कभी 50-50 भी होगा, कभी 70-30 है, कभी 30-70 भी होगा, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण और होता है फैमिलीज का इन्वॉल्व होना, मायके वालों का, ससुराल वालों का। बहू को तो उसकी माँ पट्टी पढ़ाती है, बेटे को जो है उसकी माँ पट्टी पढ़ाती है। ये जो रिलेशनशिप में सासें आ जाती हैं या इन लॉज आ जाते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट आपको कितना अहम लगता है? क्या इनको पति पत्नी के बीच बोलना चाहिए, एक हद तक बोलना चाहिए, या बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जिस जनरेशन की तरफ जहां हम बढ़ रहे हैं, हमें माँ बाप के प्रति एक लाइन और बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। रिश्तों में अगर हम बाउंड्री नहीं खींचेंगे,
देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो शादियां हैं एक तो अधिकतर परिवार के दबावों में होती हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। लव मैरिजेस आज भी परसेंटेज बहुत कम है, और अगर वो लव मैरिजेस हो भी रही हैं तो उसमें भी कई बार ऐसा आ जाता है कि अरेंज मैरिजेस भी होती है। अरेंज मैरिज में भी दोनों पति पत्नी लाइक दोनों पार्टनर एक दूसरे को इतना पसंद करना शुरू कर देते हैं कि फैमिली की मैरिज प्रिपरेशन के दौरान दोनों फैमिलीज में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, और वो अब लव अरेंज मैरिज का कपल जो है वो लव कपल बन चुका है, और वो कहते हैं नहीं हमें शादी करनी है, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो वहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि पहले जब शादियां हम माँ बाप की मर्जी से करते थे तो उनका जवाब पता क्या होता था, आपने तो मेरी शादी की है, अब आप ही से संभालिए, या मेरे से नहीं संभल रही, आपको कंप्लेंट है। तो मुझे लग रहा है अकाउंटेबिलिटी को सिखाने का तरीका ही ये है, और अकाउंटेबिलिटी लेने का तरीका ही ये है कि आप सबके प्रति एक बाउंड्री क्रिएट कर दो, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो माँ बाप है। आप कितना हमारी लाइफ में इंटरवीन कर सकते हो, और उस इंटरवेंशन को किस लेवल तक रखना है। मतलब अगर मदर आपको लग रहा है कि ज्यादा इंटरवीन कर रही है, टेक इट एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो आप अपने मदर को बोल सकते हैं कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि ममा मेरी और मेरे पार्टनर की पर्सनल चीजें, लेट मी डिसाइड। वाइस वर्सा, मेल या फीमेल, अगर वही इन लॉज में कोई भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है या आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप पार्टनर की को एम्पैथेटिक होकर उसकी कंडीशन को समझकर अपनी फैमिली को बोल सकते हैं बहुत क्लियरली कि यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपको रुकना होगा। गिविंग एन एग्जांपल, अभी मैं एक क्लाइंट का केस कर रही थी मैरिटल काउंसलिंग में, उसमें प्रेग्नेंट हुई वाइफ। अब प्रेगनेंसी के दौरान वो फैमिलीज में बाउंड्रीज का कल्चर नहीं था कि भाई नॉक करके रूम में जाना, और मोस्टली ज्वाइंट फैमिलीज में होता भी नहीं है। तो हमें उनको सिखाना है कि नॉक करके रूम में जाइए। अब वो क्या होता था, फीमेल थी, बच्चा छोटा है, उसको दूध पिला रही होती थी, कोई भी बिना नॉक किए अंदर चला जाता तो उसको अनकंफर्टेबल लगता था। बिल्कुल। शी पॉइंटेड आउट, और मुझे लगा उसका वो रीजन बहुत जायज है कि आई एम अनकंफर्टेबल। अगर आप मेरे रूम में आ ही रहे हो तो मुझसे पूछ लो। बट वो ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं था। बट आई वुड से एज अ थेरेपिस्ट आई विल से इट इज नॉट रॉन्ग। और रही बात, कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे या फीमेल जो है वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं होती, उनको अपनी पर्सनल लाइफ पे ही ग्रोथ फोकस करना है कि अगर घर में अगर इन-लॉज हैं भी, नहीं मुझे मेरे रूम में ही बैठना है, या मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे उनकी बात करने का तरीका पसंद नहीं है, उनके जोक करने का तरीका पसंद नहीं है, तो वो बाउंड्रीज खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये किन टॉपिक्स पर बात करते हैं, या इनके पास ज्वेलरी है बात करने को, या इनके पास चुगली है रिश्तेदारों का। तो वो अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस। वो तो होता ही है ना कि अगर हमें कोई पसंद है तो उसके साथ हम घंटों बिताना चाहते हैं, कोई नहीं पसंद है तो हम उसको बोल देते हैं मैं ना 15 मिनट के लिए अवेलेबल हूं। तो वो अगर बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहा है और उसको लग रहा है उसका मेरी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है, तो करने दीजिए ना बाउंड्रीज क्रिएट। और मुझे लग रहा है हमारी अब की जनरेशन में ये सिखाना भी जरूरी है कि वर्किंग रिलेशनशिप इन लॉज के साथ बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ हिंदुस्तान में रिश्ते परिवारों के बीच में होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते सिर्फ पति पत्नी तक नहीं रहते। और जरूरी बात भी नहीं, सिर्फ परिवार की बात नहीं है, जब हम सोसाइटी में समाज में रहते हैं तो हमें दोनों को एक दूसरे की सिर्फ के अलावा आसपास के लोगों की भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे आपके फैमिली के मेंबर्स है, जो आपके दुख या सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारी फैमिली साथ हो तो वो तभी साथ होगी ना जब रिश्ते होंगे। एटलीस्ट वर्किंग रिलेशनशिप तो बना के रखिए ना कि मैं जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा या करूंगी, गुस्से में आके बोल दिया होगा, और कंफर्टेबिलिटी दीजिए सामने वाले पार्टनर को। अगर झगड़ा हो भी गया है, शायद वक्त के साथ वो झगड़े रिजॉल्व हो जाए और बैठकर आपस में बात कर सके दोनों एक दूसरे के साथ। बट पर्सनली ना ले जब झगड़े हो रहे हैं बातों को, क्योंकि बोला जाता है गुस्से में जो बोला जाए वो आप उसका मतलब वो ऐसा इंसान वही चाहता है। नहीं, कई बार बात इंसान रिपेंट करता है और फिर वो रिपेंट में इतना गिल्टी फील करता है कि सामने वाले को जाके अप्रोच ही नहीं करता। और कई बार वो डरना शुरू कर देते हैं कि झगड़े में इसने इतना बोल दिया था, अब शायद पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे रिएक्ट करेगी। तो मुझे लग रहा है वो डर की चीज से बाहर निकल कर अगर आप पॉजिटिवली एक स्टेप बढ़ाओगे किसी की तरफ, तो सामने वाला भी बढ़ाएगा। कई बार इन-लॉज भी डरते हैं फिर बहू से बात करने के लिए, और बहुएं भी डरती हैं कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, और वाइस वर्सा। आई वुड से दोनों की फैमिलीज के पेरेंट्स का रोल है इंपॉर्टेंट। ना तो बेटे की माँ के साथ अब रिश्ता खराब करके रह सकते हैं, और ना ही पत्नी की माँ के साथ रिश्ता खराब करके हम शादी में कुछ रह सकते हैं। तो आपको इस सिचुएशन को चाहे आप जैसे भी कहें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा और रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे। एक चीज जो लोग सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं करते, रिलेशन को खराब करने वाली सबसे बड़ी चीज
सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी। ना पति पत्नी आपस में बात करते हैं और ना किसी और से बात करते हैं, और सिर्फ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की वजह से और लेस इंटीमेसी की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्या सलाह देना चाहेंगे इसे? आई वुड से मोर और लेस वन इज, अगर मुझे लगता है इमोशनल कनेक्शन होता है ना, तो फिजिकल इंटीमेसी भी होती है। अब इमोशनल कनेक्शन में आप कहीं को डिपेंडेंट तो नहीं हो, वो एक क्वेश्चन है। को डिपेंडेंसी मतलब वो इमोशनल फ्यूजन हो गया आपका, तो वो एक रॉन्ग चीज है। रही बात फिजिकल इंटीमेसी की, अगर आप पार्टनर को लेकर अट्रैक्टिव नहीं हो तो कैसे उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी देखी है, 90% ऑफ टाइम मैंने उसमें इनकम्पैटिबिलिटी का रोल देखा है। मैरिज में इनकम्पैटिबिलिटी है, या पार्टनर बहुत सटल रोल्स तरीके से सामने वाले की फिजिकल अपीयरेंस पर क्वेश्चनिंग करता है। मे बी हाउ यू लुक, व्हाट यू वेयर, हाउ यू टॉक, तो वो बहुत सटल तरीके से होता है। वो अब्यूज इतना क्लियर नहीं होता वर्बली कि तुम कैसे दिखती हो, वो एक्चुअली में होता है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव फील नहीं कर पा रहा। और मुझे अगेन जिंदगी ना तो फिजिकल से, क्योंकि अब हम इतने मॉडर्न जमाने में आ गए कि जब भी शादी की वो दौर आता है, हर एक पार्टनर पहले प्रीवियस रिलेशनशिप में रह चुका होता है, तो अपनी पहली फिजिकल इंटीमेसी की चीजों को भी वो कंपेयर करता है। तो वो भी एक मेजर रोल आ जाता है कि कंपैरिजन, मेरी इंटीमेसी मेरे एक्स के साथ ऐसी थी, तुम्हारे साथ वैसी है। तो वो भी एक चीज है। मुझे लग रहा है इंटीमेसी में अगर शादी से पहले, अगर जब आप डेट कर रहे हैं उस दौरान भी अगर इस टॉपिक पर बात की जाए, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, व्हाट यू थिंक अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, हाउ फ्रीक्वेंट यू वांट। और बहुत सारे कपल्स पहले भी इनरल्ज होते हैं, और आपको मैं बता दूं, मतलब अभी मैं कल परसों भी एक केस कर रही थी, उसमें भी कपल बिफोर मैरिज दे वर वेरी हैप्पी, बट द आफ्टर मैरिज इट वाज ऑन द डिक्रीजिंग थिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी थी नहीं ना। वो तो सर पहले 6 महीने तो आप हंकी डोरी होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, आप अपने आउट ऑफ द वे जाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। लाइफ तो तब शुरू होती है जब लाइफ के प्रेशर्स पड़ते हैं, जब हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, फैमिली से कितना मुझे को पॉकेट मनी मिल रहा है, मुझे लाइफ में कौन सी चीज को कैसे करना है, मेरी सोने की आदतें कैसी हैं, मेरी खाना खाने की हैबिट्स कैसी हैं, मेरे पहनने का तरीका कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, मुझे रिश्ते पसंद है, फैमिली पसंद है कि नहीं पसंद है, मुझे फैमिली के साथ रहना पसंद है कि नहीं पसंद है, मुझे पार्टी करना पसंद, वो सब बाद में आता है। और फिर मैं भी कह रही हूँ वहां पर भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं अगर हमें सामने वाला पसंद है, तो वो उसकी अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी लाइक द पर्सन। बट वो लाइकिंग सिर्फ वो सुपरफिशियल लेवल पर नहीं होनी चाहिए, वो लाइकिंग होनी चाहिए जिसमें हमें सामने वाले की जैसे बोलते हैं उसकी सीरत की चीजें पसंद हो। क्योंकि फिजिकली अगर कोई आज खूबसूरत है, 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन वो इंसान की खूबसूरती जा सकती है, उसको कोई इलनेसेस हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों को आजकल कैंसर्स हो रहे हैं, तो वो तो उसका बॉडी का पार्ट जा सकता है, आपको उसकी बॉडी टाइप से पसंद है, तो वो तो रिलेशनशिप सुपरफिशियल लेवल पर ही हुआ। क्या आपको उसकी सीरत से प्यार है, उसकी किन चीजों कौन सी चीजें आपको उसके बारे में पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप पति पत्नी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, अगर वो आपकी ग्रोथ कर रहा है तो वो इंसान खूबसूरत है आपके लिए। अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपका भला चाहता है, उस भले में कई बार हम कड़वा गुड भी सामने वाले को देते। निशा, इतना इन्वॉल्व हो कहाँ पाते हैं आजकल रिलेशंस में लोग? ही इज नॉट गुड इन बैड या शी इज नॉट गुड इन बैड पर ही रिलेशन खत्म हो जाते हैं। क्या गुड इन बैड इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? सर, गुड इन बेड इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर अगेन होल लाइफ। सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एस्पेक्ट है कंपैटिबिलिटी का, सिर्फ वही एक क्राइटेरिया नहीं है कंपैटिबिलिटी का। बट इसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल्स बहुत हो रहे हैं। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल्स सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की वजह से नहीं हो रहे हैं। अच्छा। उसमें इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज भी मेजर रोल प्ले करते हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं कल ही एक केस कर रही थी जिसमें अगेन इन दोनों केसेस में इनफिडेलिटी का प्रॉब्लम था। अच्छा। और उन दोनों केसेस में अगर आप मुझसे पूछें, दोनों केसेस में एक पार्टनर ने दूसरे को कम्युनिकेट किया मेरी फिजिकल नीड ज्यादा नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है नहीं होगी, तो उसने कहा ठीक है मेरी भी कोई खास ज्यादा नहीं है, रिलेशनशिप चलता रहा। अब जब वक्त बढ़ा, साल बढ़े, आपको पता चला उसके पास्ट में रिलेशनशिप्स थे, पास्ट के प्रेजेंट में आए, और आपको सालों बाद पता चला वो फिजिकली बहुत ज्यादा पर्सन एक्टिव थी। अच्छा, तो फिर उसने क्यों कहा था कि मेरी, क्योंकि देयर वाज एन इन्वॉल्वमेंट विद द एक्स, ओके, एंड देयर वाज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा।
वो पैटर्न उसने कहीं अपने फैमिली के एक मेंबर से सीखा, मदर और फादर जो भी थे मेंबर, उनके फैमिली के एक पेरेंट जो थे वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, अब आप में जेनेटिकली भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपने अपने घर में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो चीजें देखी हैं तो आप अनकॉन्शियसली फिर उन्हीं पैटर्न को अडॉप्ट कर लेते हो। और फिर वही कह रही हूँ, इनकम्पैटिबिलिटी भी, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी इंटीग्रिटी का भी क्वेश्चन है। मैंने जितने भी इनफिडेलिटी के केसेस देखे हैं सर, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी इमोशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोगों का देखिएगा, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ रहा था। जब मैं उस लड़की की, बच्ची की लाइफ में गई तो मैंने देखा माँ बाप ने बहुत ज्यादा मार रखा है उसको, रिलेशनशिप में शादी के बाद भी वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई है। द पार्टनर इज वेरी सपोर्टिव, ही इज नॉट क्रिएटिंग ए सीन, इन-लॉज इज नॉट क्रिएटिंग ए सीन, वांट्स हर कि सीख जाए, बच्चा है इन्वॉल्व शादी में। वाइस वर्सा, अनदर केस, द पार्टनर इज इन्वॉल्व्ड विद द फैमिली मेंबर, इनफिडेलिटी, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मैं जब देख रही थी तो उसमें एक पर्टिकुलर केस में बहुत सटल तरीके से उसे इमोशनली उसकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सटल लेवल पर। तुम्हारा वेट ज्यादा नहीं है, तुम उम्र में ज्यादा नहीं दिखते हो, मतलब तुम ये चीज अच्छे नहीं करते, तुम्हें बैठने का तरीका नहीं पता, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता। अच्छा। तो आप कॉन्फिडेंस को ही तो हिट कर रहे हो सामने वाला। फिर वो हो सकता है सामने वाला आपको छोड़कर पॉन में लग जाए, क्योंकि तुम्हें खाने का तरीका नहीं पता, तुम्हारी परिवार कैसा है। तो ये छोटी छोटी जो सटल तरीके से हम जो कमेंट कर रहे हैं, तो वो कमेंट कहीं ना कहीं, मतलब जिसे हम सरकाजम बोलते हैं, तो वो जब घड़ा भर जाता है तो वो इनफिडेलिटी, और समवेयर हम ये भी बोलते हैं इनफिडेलिटी कहीं ना कहीं जाके चॉइस भी बन जाती है। आप अपने पैटर्न से इतने मजबूर हो चुके हो, अपनी इमोशन से इतने मजबूर हो चुके हो कि आपको अटेंशन चाहिए, और वो अटेंशन कहीं भी मिल रहा है। जैसे भाई है, पार्टनर बिजी है तो फीमेल को भी मिल रहा है, पार्टनर ऑफिस में है उसको कोई अटेंशन दे रहा है, वो बॉस है उसको किसी फीमेल से अटेंशन मिल रहा है, उसको प्रमोशन चाहिए तो वो कह रही है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को अगर एक स्टेटर ऊपर मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है वो इनफिडेलिटी में एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और उसके लिए सिर्फ शादी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप चाइल्डहुड ट्रॉमास, हमारा पर्सनैलिटी टाइप, हम किस तरह के इंसान हैं। हम, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आउट ऑफ मैरिज जाना ही है तो मैरिज से बाहर चले जाइए ना, या बोलिए मुझे ये नहीं मिल रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करते। और इस वजह से ट्रस्ट टूटते हैं। ट्रस्ट वंस ब्रोकन, क्या उसे दुरुस्त किया जा सकता है? कहते हैं कि टूटा हुआ शीशा जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर एक बार रिश्ते में भरोसा टूट जाए तो वो नहीं जुड़ सकता। क्या ब्रोकन ट्रस्ट जुड़ सकता है रिश्ते में? देखिए, जब एक इंसान, दो इंसान उस रिश्ते में डेडिकेटली ऊपर काम करेंगे, इनफिडेलिटी में अगर पैटर्न ऑफ इनफिडेलिटी है तो वो बीमारी का हिस्सा हो सकता है, तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर पार्टनर बार बार चीट कर रहा है तो हो सकता है उसके इमोशनल इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा। तो यहाँ मैं क्लियरली बोल दूं, एक बार इनफिडेलिटी होने के बाद अब सही रास्ते पर आ गए, ठीक है, गलती है, हो गई, जो आई थिंक सो अभी वो चलता भी है, आई थिंक सो एक टीवी शो में भी आया है जहाँ ट्विंकल खन्ना ने बोला है कि गलती है, माफ हो जाता है, बट डेफिनेटली वो रॉन्ग है, इंटेंशनल चॉइस नहीं है। बट क्या होता है कि आप इंसान हो, आपसे गलतियां होती हैं, मेल हो फीमेल हो, बट अगर वो आपका पैटर्न है तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत है, पहले डेंट पर ही। अगर वो बार बार हो रहा है तो आपको इलाज की जरूरत है, वो एक इलनेस का हिस्सा हो सकता है। आपके इमोशनल्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो विश्वास जब एक बार टूटता है, बनता है दोनों के पॉजिटिव एफर्ट से, पर वो तब नहीं बन पाता जब वो बार बार टूट रहा है और आप उसको बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। एक साइडेड एफर्ट से विश्वास नहीं बनेगा, दोनों साइड की तरफ से एफर्ट्स होना जरूरी है। रीबिल्ड ट्रस्ट होता है और किया जाता है, बट उनमें दोनों का योगदान बहुत जरूरी है। किसी एक के योगदान से रीबिल्ड नहीं होगा, बट हाँ, अगर वो पैटर्न है ट्रस्ट तोड़ने का तो वो पैटर्न से निकलना बहुत मुश्किल है। एक आपको ना अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं सामने वाले को माफ कर सकता हूँ। कई बार आप फॉरगिव पर्सनैलिटी नहीं हो, आपको नहीं आसानी से आपसे निकलता, तो मान लीजिए ना, मेरे से माफी नहीं किया जा सकता, फिर आप वो सालों तक उस चीज को सुनाते रहेंगे, मैंने तुम्हारी उस गलती को माफ की, और वो सालों तक रिलेशनशिप में चलती है। फिर वो उस गलती के चलते ये मुझे दिन रात सुनाती रहती है, तो मैं कर ही लेता हूँ या मैं कर ही लेती हूँ। तो वो भी एक हिस्सा है।
कई बार घरों में पत्नियां पति की चीटिंग को या पति पत्नी की चीटिंग को इसलिए भी सहता रहता है क्योंकि बच्चे हैं, वो फैमिली पर उसका इम्पैक्ट लाना नहीं चाहता। तो क्या ये सही है कि सहते रहें? उसका पैटर्न है गलत करना, उसका पैटर्न है कि वो डिच करेगा, चीट करेगा, तो उसको करने दिया जाए क्योंकि फैमिली का सवाल है, बड़े बड़ों में बात आ जाएगी, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? एज ए थेरेपिस्ट और एज ए मैरिज काउंसलर मुझे पूछेंगे आप तो मैं इसके लिए ना बोलूंगी, क्योंकि मैरिज में अगर आप हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप एक चीज को बार बार, देखिए मैं वही कह रही हूँ, गलती एक बार होती है, बार बार अगर हो रहा है तो वो गलती नहीं बीमारी का हिस्सा हो सकती है, तो वो चॉइस भी हो सकती है आपकी। आप एक बार गलत रास्ते पर चल गए, 2 बार फिर उन्हें चले माफी गए, की नहीं, निशा खन्ना की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है और हाँ। इलाज की जरूरत है, कई बार मेडिकेशन का रोल होता है, मैं इस बात के लिए मना नहीं करूंगी। बट अगर आप सिर्फ रिश्ते में बच्चों के लिए हैं तो मैं एज ए मैरिज काउंसलर बोलती हूँ कि मैरिज की सैनिटी को इतना खराब मत कीजिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चों को क्या मिसाल दे रहे हैं कि रिश्ते में रहो, आपका पार्टनर कुछ भी करे, या तो फिर हम बोलते हैं ना आजकल वो ओपन मैरिजेस का ट्रेंड है, सेमी ओपन का तो था, एक पार्टनर है तो तुम भी कहीं जा सकते हो, मैं भी कहीं जा सकता हूँ, हम एक ओपन मैरिज के, तो मैरिज ही क्यों करनी है ना। तो बच्चे तो हम तब भी रख सकते हैं ना, बच्चे को बोल सकते हैं ना, बेटा मेरी चॉइसेस अलग हैं, मम्मा की चॉइसेस अलग है, या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, व्हाट इज अ बिग डील। आई वुड से हम सबके दोस्त होते हैं ऐसे जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं। आई रिमेम्बर आई हैव वन ऑफ द फ्रेंड एंड ही वाज अ वेरी ओल्ड क्लाइंट आल्सो, वो ऐसा है, तुम चूज करो, तुम्हें तकलीफ है तुम बाहर आ जाओ रिश्ते से, अगर वो बदलना ही नहीं चाहता तो क्या करोगे। मैं दोस्त हूँ, उसके साथ रहूंगी या रहूंगा, बट ये उसकी पर्सनल चॉइस है। तो वो पर्सनल चॉइस पे अगर बहुत सारे बात होता है कि जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो आप काम ही नहीं करते हो रिश्ते पे, थेरेपिस्ट ने बता दिया, अब आप अपनी उस इनफिडेलिटी के इशू पर काम ही नहीं करना चाहते, आपको लगता है ये तो बहुत ज्यादा काम है यार, कितना काम करेंगे, कितना बदलेंगे, जिंदगी भर बदलते ही रहेंगे। निशा, ये कब पता चलता है कि आपको काउंसलर के पास जाना है? मैंने कई लोगों को कहा कि यू नीड अ काउंसलर नाउ, तो बोले पागल थोड़े ही हम जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। मतलब झगड़ा कर लेते हैं लोग, अलग हो जाते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, काउंसलर्स के पास नहीं जाना चाहते। वो सोचते हैं वो पागल थोड़े हैं जो काउंसलर के पास जाएंगे। ये कैसे? देखिए ये स्टिग्मा जो लेकर है कि हम लोग पागलों के डॉक्टर हैं, या अगर आप मेंटल हेल्थ या आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर वही कह रही हूँ, ये मेंटल इश्यूज नहीं है, इमोशनल इश्यूज है। मेंटल इश्यूज हो गए, आप उठा के किसी को पत्थर थोड़ी मांग रहे हो बिना कुछ कहे, आपके इश्यूज हैं, आपका आउटबर्स्ट हो रहा है, आप अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमाज हैं जिनको एड्रेस होना जरूरी है। उसमें कई बार आपको पता चलता है किसी के साथ मोलेस्टेशन हो रखा है, किसी के साथ रेप हो रखा है, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हो रखा है, किसी के साथ इमोशनल निग्लेक्ट बहुत डीपर लेवल तक है, किसी के साथ सर्टल लेवल पर अब्यूजिव रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमें दिखती भी नहीं है ना रिश्तों में जी। तो वहां पर जब आप कह रहे हैं कि डेली रूटीन में आ रहा है, जैसा बोला जाता है कि अगर आप खुद को मार रहे हैं तो भी आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है, सामने वाले को मार रहे हैं तो भी थेरेपिस्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपकी डेली लाइफ की रूटीन में वो चीज इम्पैक्ट कर रही है, आप सिर्फ दिन रात उसी एक इंसान के बारे में सोचते जा रहे हैं और ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद दर्शकों के 2-4 सवाल लूंगा। आजकल की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ वो ना तो मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं और ना वो बेबी करना चाहते हैं। ये सोच क्यों डेवलप हो रही है? इसका रीजन क्या है कि बच्चे शादी नहीं, सिचुएशनशिप में चले जाएंगे, रिलेशनशिप में चले जाएंगे, लिव इन में चले जाएंगे, मैरिज इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो बच्चा नहीं चाहिए उन्हें। देखिए एक तो ना हमारी जो पेरेंट्स हैं, नोइंगली अननोइंगली, वो एक राइट मॉडल नहीं है बच्चों के सामने, रोल मॉडल नहीं है कि शादी में अच्छा क्या होता है। शादी में गलतियां मेल से भी होती है, फीमेल से भी होती हैं। शादी में रूठना भी होता है तो मनाना भी होता है, शादी में झगड़े भी होते हैं तो प्यार भी होता है। तो पहले तो यही नहीं सिखाया जाता, वो एक घर में रहेंगे बस झगड़े ही करेंगे, साथ में बैठकर प्यार है तभी तो छत के नीचे रह रहे हैं। या आप जो बोल रहे हो कि सोशल है वो थ्रेड होता है, बट कहीं ना कहीं अनहिडन लेवल। मतलब मुझे याद है, एक कपल का केस कर रही थी तो उसमें वाइफ ने बताया कि मेरी मदर और फादर रेगुलरली झगड़ा करते थे और उनकी फिजिकल अब्यूज भी होता था। तो मैं वाइफ जो है वो मदर उसकी जो थी फीमेल की बहुत पढ़ी लिखी थी। आई कॉल्ड द मदर फॉर द काउंसलिंग एंड आई आस्क्ड, और मैंने जब उस लेडी ने बोला कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी और एक ट्रॉमा भी हो सकता है उसकी वजह से भी छोड़ा ना हो। कई बार आप ट्रॉमा के शिकार होते हैं, आपको पता ही नहीं है, वो आपके चाइल्डहुड का हिस्सा होता है।
कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से आप सफर कर रहे होते हैं जब आप एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हैं। वो इनफिडेलिटी में भी जब आप मल्टीपल इनफिडेलिटी को बेयर कर रहे हो, उसका सिर्फ इकोनॉमिक रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक रीजन में तो कई बार आपको इकोनॉमिक रीजन में से भी आपको फ्रीडम मिल जाता है ना। बच्चे हैं, उनको अपना हक मिल सकता है, आप अगर हाउसवाइफ हो तो आपको मिल सकता है, और अब आप वर्किंग हो तो आपको एक ऐसे इंसान या ऐसी वाइफ की क्यों जरूरत है जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है। तो आप कहीं ना कहीं ट्रॉमा का शिकार हो, क्योंकि आप सोशल फैब्रिक में लोग क्या कहेंगे। वो आपने देखा होगा ना, ग्रे डिवोर्सेस हो रहे हैं एक लेट उम्र के बाद। जी पति पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनमेट नीड्स भी होती हैं। लोग 60 साल के बाद भी डिवोर्स ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने उन अनमेट डिजायर्स को, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व ही नहीं किया। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो घड़ा भर गया और वो बाहर टपकना शुरू हो गया। तो वो वहां पर आपने उनको रिपेयर करने की कोशिश नहीं की। आपकी आदत रही पुटिंग द थिंग्स अंडर द कारपेट। छोड़ो और आगे बढ़ो, छोड़ो और आगे बढ़ो। छोड़ना नहीं है, एड्रेस करना है, बैठकर बात करना है, और सामने वाले के साथ भी आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए, व्हाट इज योर नॉन नेगोशिएबल थिंग। मैं जब बात करूं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप भी बात करें मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। तो जब दोनों एक दूसरे की नीड को समझेंगे तो झगड़े भी पॉजिटिवली रिजॉल्व होंगे, जो आप कह रहे थे, और साथ ही साथ एक दूसरे की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। तो जो शादियों में अब हम बाहर निकलने की बात, और जो राइट है कि बच्चों के लिए ना जाने की बात, वो भी है ना कि बच्चों को चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा। उन्होंने घर में देखा क्या है, झगड़े। यहाँ देखा है एक पार्टनर को दूसरे से चीट करते। आजकल के बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा है। उन्होंने एक पार्टनर को बताया है कि आपकी साथ पापा चीट कर रहे हैं, आपके साथ मम्मी चीट कर रही है। मतलब पार्टनर को उस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। बच्चों ने देखा और उन्होंने सेकंड पार्टनर को बताया, पापा चीट कर रहे हैं, मम्मी चीट कर रही है। तो आप सोचिए बच्चों के सामने क्या मॉडल रख रहे हैं, जब मॉडलिंग ही ऐसी है कि हम शादी में इसलिए हैं बच्चे के लिए, और फिर बच्चे को बार बार एहसास कराते हैं, तो बच्चे क्यों करना चाहोगे। 99% मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बच्चे नहीं करना चाहते हैं, उसका रीजन उनका डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड है। राइट मॉडलिंग उनके सामने ना होना, क्योंकि उनको कहीं लगता है मैं एक इनकेपेबल फादर बन सकता हूँ, मैं इनकेपेबल मदर बन सकती हूँ, और जिस तरह मेरा चाइल्डहुड रहा, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, मैं किसी और बच्चे की जिंदगी, किसी और इंसान की जिंदगी को खराब नहीं कर सकता। तो वो ट्रॉमा इतना ज्यादा आपको हर्ट करता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कमिटमेंट फोबिक होते हैं, शादी नहीं करना चाहते। उसका रीजन भी तो यही होता है ना कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट, और उनका फिर एग्जांपल आता है। मैंने जितने भी लोग देखे, उनकी शादियां अच्छी नहीं है, उनकी शादियां बुरी रही हैं, या उनके रिश्ते अच्छे ही नहीं रहे हैं। तो मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती, हम एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते बच्चों को। तो वो एक चीज है। बट आजकल की जेंजीज को देखकर आप ये भी बोल सकते हो, बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर बच्चे अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। अब आजकल के बच्चे वैसे जमाने के बच्चे हैं ही नहीं। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेरी मेंटल हेल्थ को नुकसान है, मुझे ये नहीं खाना। 3 साल के बच्चे को ये पता है कि भाई मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने हैं। ठीक है, अब निशा जी दर्शकों के सवाल लेते हैं, और इसके लिए मैं गाड़ी रोड साइड लगाऊंगा, क्योंकि चलती गाड़ी में मोबाइल देखना ठीक नहीं है। तो हम थोड़ी सी देर के लिए बस यहाँ पर रोड साइड गाड़ी लगा लेते हैं। कुछ एक सवाल हैं जो मैंने फेसबुक पर दर्शकों से पूछे थे कि आप बताइए, तो ये सवाल मैं लेता हूँ। सुशांत पाठक का सवाल है कि व्हेन वन पर्सन कंसीडर्स देयर पार्टनर्स काइंडनेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स अ राइट and their softness and politeness a financial weakness, how long can the relationship last? It may can less go from single sided. आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, रिश्ते में अगर मुझे जो समझ में आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें लगता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, काइंड हूँ, और कई बार पार्टनर्स भी बहुत नॉर्मल भी, एक परफेक्ट फैमिली करके एक शो आ रहा है जिसमें वो बताते हैं कि पति को लगता है, पत्नी में से बस एक ही डिमांड करती है, मुझे ये हैंडबैग चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, ये चीज की डिमांड है। आप इमोशनल कनेक्शन कहाँ बना रहे हैं? तो मुझे इस पर्टिकुलर केस में यही लग रहा है कि ये पति पत्नी सिर्फ वो नीड के बेस या डिमांड का रिलेशनशिप। क्या हम इमोशंस के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वो पार्टनर बात कर सकता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के समय बिताना चाहता हूँ, तो वो समय में उसको लगता है कि मैं सिर्फ एक एटीएम मशीन का काम कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर सिर्फ लेने का काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अपनी इस जो कंफ्यूजन है और जो चीज है, खुलकर पार्टनर को बात करिए कि मुझे लग रहा है मैं सिर्फ यही रह गया और मुझे लग रहा है मैं यूज्ड हो रहा हूँ रिलेशनशिप में। अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके प्रति रिश्ते को लेकर डिवोटेड है,
तो वो इस पर जरूर काम करेगा जी। और वही बताएगा कि वो पार्टनर आपको ग्रांटेड ले रहा है कि नहीं ग्रांटेड ले रहा, आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, जी। आपने कंप्लेंट करी और सामने वाले ने उस पर काम किया, तो जब आप खुलकर फीलिंग्स हमें बता रहे हैं, मुझे लग रहा है पार्टनर को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला सवाल धीरज गोयल का है। ये कह रहे हैं, व्हाई आफ्टर 20 and 25 years of marriage lack of understanding is being observed? Why spouse get attached towards third person? What may be the shortfall which they try to fill the gap in relationship through third person? मेरे ख्याल से इस पर बात की आपने। हाँ, वो थर्ड पर्सन का मैं रोल जैसे आपको बोल ही रही थी कि किसी भी एक इंसान की वजह तरफ से ये चीजें होना, उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमास का काम है, पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, अटेंशन सीकिंग, मतलब मैं बता रही हूँ, मनी इज नॉट ए क्राइटेरिया, क्योंकि अगर मनी भी दे दो, उसकी इनसिक्योरिटीज की पूरी कर दो, पर पार्टनर को सामने से अटेंशन मिल रहा है, वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर उसके साथ आपकी कुछ बातें मैच करती हैं, खाने पीने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, या कुछ करने का स्टाइल, मतलब आपको सिमिलर सॉन्ग्स पसंद है, सिमिलर बुक्स पसंद है, तो वो एक तरह से सोने पर सुहागा, एक को वर्कआउट करना पसंद है, दूसरे को वर्कआउट करना पसंद है। तो ये मुझे लग रहा है वो जो गैप्स है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है आपके पार्टनर का, पर 99% मैंने यही देखा है, आप टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम दें पार्टनर को, सामने उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसको खुद एड्रेस करें, उसे किसी थेरेपिस्ट के पास भेजें जिससे वो माने कि उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी है, ताकि उस पर काम करे। होप्स हो किसी सटल रूप से हम उसको एब्यूजिव या सरकाजम तो नहीं कर रहे हैं। रूपेंद्र बंजारे का सवाल है, जीवन में शादी करना कहाँ तक सही है और शादी नहीं करना कहाँ तक गलत है? अगर शादी करना सही है तो क्यों, और शादी नहीं करना गलत है तो क्यों? मैं शादी करने और नहीं करने दोनों के पहलुओं पर जवाब चाहता हूँ। देखिए, शादी करना, इवन इतने साल हो गए मुझे मैरिज काउंसलिंग करते हुए, मैं अभी भी कहूंगी शादी एक खूबसूरत बंधन है, जरूर बनना चाहिए इस बंधन में। और कहते हैं, मजाक में कहूँ तो बोलते हैं ना, हमें को ब्लेम देने के लिए चाहिए तो ब्लेम देने के लिए कम से कम ये मेरे साथ मुझे लग रहा है, क्योंकि शादी एक कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप कहें, कंपेनियनशिप से बेटर वर्ड होगा, पार्टनरशिप जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, आपकी वीकनेसेस को भी जानता हो, आपकी स्ट्रेंथ को भी जानता हो, और आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे। तो पार्टनर का मुझे लगता है वो रोल होता है, और पार्टनर के आने के साथ आपके पास परिवार भी आता है, उसके पास भी आता है, आपके पास भी आता है। रही बात ना करने की चॉइस, अगेन वो पर्सनल चॉइस है। अब लॉटरी लगाते हैं तो लॉटरी कई बार लग भी जाती है और नहीं भी लगती है, तो आई वुड से एफर्ट्स करना पड़ेगा अगर आप शादी में हो। अगर आप एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं हो, बदलने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जब दो लोग साथ रहते हैं, दोनों में झगड़े भी होंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो तो शादी मत करिए। अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं, झगड़े रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, फाइट, फेयर फाइट, फेयर फाइटिंग हम वर्ड बोलते हैं, फाइट करिए, फेयर फाइट करिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलिए। तो ये चीजें होंगी तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी बहुत क्लियरली। तो वो अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे तो ये वो लड्डू है, खाना भी चाहिए। कितने डरे हुए हैं लोग। देखिए, सुरेश शुक्ला है, कह रहे हैं, नाउअडेज मैरिजेस are turning into a nightmare of young couple, so swiftly making life of two families so tense that it culminates into divorce। वही जो हम बात कर रहे थे कि आजकल मैरिजेस इतनी नाइटमेयर हो गई कि शादी होती नहीं और डिवोर्स पहले हो जाता है। और ये जो कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसमें पार्टनर को मार देते हैं और बहुत हाईलाइट हुए मीडिया में, तो लोग उससे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं कि अभी पार्टनर को चूज करने में भी थोड़ा सा ड्रम में डाल रहा है, कोई सूटकेस में डाल रहा है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ। इस हद तक क्यों पहुंच जाती है रिलेशनशिप? सर, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है इमोशनल। तभी मैं कह रही हूँ, जब वो रिश्तों में खटास आती है तभी हम प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते? हम गाड़ी की सर्विसेज कराते हैं ना, हम एक रिलेशनशिप की सर्विसिंग क्यों नहीं कराते? हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटल की सर्जरी कराते हैं, हमें थोड़ा सा बुखार होता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, ईयरली बॉडी चेकअप के लिए ईयरली टेस्ट कराते हैं। तो एक मैरिज काउंसलर के पास जाना क्यों नहीं जरूरी है? चेक कर लेते हैं ना मैरिज में कहाँ है, हो सकता है बहुत ज्यादा खराब ना चल रहा हो, पर अगर शुरुआत में ही अगर गाड़ी की प्रॉब्लम्स को और रिश्ते की प्रॉब्लम्स को पकड़ा जाए तो रिलेशनशिप इस हद तक जाएगा ही नहीं ना, जब हमने छोटी छोटी चीजों को पहले ही एड्रेस कर लिया। जी। तो ये देखिए, राकेश हैं, ये लिख रहे हैं कि सर, मेरा नाम राकेश यादव है, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो मुझे समझती नहीं है, आए दिन वो मायके चली जाती है। हाउ लकी ही इज। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मायके चली जाए, वो जाती नहीं, इसकी जा रही है तो ये कह रहे मैं परेशान हूँ।
नहीं, आई थिंक सो। तो उनको अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है कि हर बार इनको आप अपनी अपने बीवी का मर्द के साथ चाहिए जो नहीं मिलता। हाँ, वैसे प्यार करते हैं ना, ये भी तो दर्शाता है ना। मेरी बीवी मायके जा रही तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये कम्युनिकेट करिए, हो सकता है उसकी बाउंडिंग अपने पेरेंट्स की तरफ ज्यादा हो। और अगेन थेरेपिस्ट के पास जाइए, कई बार बहुत और भेद खुलते हैं जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, पता लगता है कोई एक्स भी होता है। सो डोंट थिंक कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हर तरह की चीज है। अपने प्यार को आप खुलकर दर्शाइए कि मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है और मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं तुम्हें मिस करता हूं तुम्हारे जाने के बाद। इन शब्दों का प्रयोग करिए, मैं तुम्हें मिस करता हूं, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिताए वक्त को याद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिताए वक्त को याद करता हूँ। तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं हम करते, हम कंप्लेन करते हैं। ठीक है, आखिरी 3 सवाल। ममता शाह कह रही हैं, मेरे क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं, बट हमारे बीच बहुत लड़ाई होती है। अचानक से सब ठीक रहने लगेगा, फिर अचानक से सब खराब हो जाता है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सारे लोगों को पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि अब बस साथ नहीं रहा जा सकता। देखिए, इन्हें प्लीज, अगर लड़ाई रेगुलर हो रही है और बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है और इस लेवल पर हो रही है, तो मुझे लगता है थेरेपिस्ट के पास, मैरिज काउंसलर के पास जाने की, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। इनके जो नॉन नेगोशिएबल्स है, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको बनाकर एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करने की जरूरत है। प्लीज, मैरिज काउंसलर्स फैमिली के दोस्तों की तरह नहीं होते हैं, आपके परिवार के मेंबर्स की तरह नहीं होते। आपको साइंटिफिकली कंसेप्ट्स को समझाते हैं, कितने मात्रा में क्या करना चाहिए। गिविंग एन एग्जांपल, वाटर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 से बनता है। अगर आप घर पर, आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप पानी नहीं बना पाएंगे। सेम वे में शादी भी एक रेसिपी है। अगर उस रेसिपी को आप अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे शेफ्स को फॉलो करते हैं। मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत सारे शेफ्स को फॉलो करती हूँ, तो सीखते हैं। वही हमें किसी प्रोफेशनल के पास जाके सीखने, स्कूल में जाके ABCD सीखते हैं, तो एक वक्त पर जाकर आप इंग्लिश में बात करते हैं, लेटर लिखते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं। सेम वे में थोड़ा सा एक काउंसलर प्रोफेशनल के पास जाके सीख ले रिश्तों को कैसे और झगड़ों को कैसे ग्रेसफुली रिजॉल्व करना, अपने आप होंगे। आरती फेंडारकर हैं, ये लिख रही हैं कि सर, मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन वो कमियां ही ढूंढते हैं और मैं कभी भी आगे बढ़ूं तो मुझे नेगेटिव करते हैं, क्या करूं? कभी पार्टनर को इन्होंने ये आराम से बोला है, गुस्से की बजाय आराम से, जब वो अच्छे मूड में है, बैठकर हाथ पकड़कर, देखिए आप मेरा अच्छा चाहते हो, आप मुझ में कमी निकालते हो तो आप मेरा अच्छा चाहते हो, मुझे पता है आपका इसके पीछे कोई और दूसरा मतलब नहीं है। अगर आप मेरी चीजों को पहले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और यही बातें जो आप बोल रहे हो तो प्यार से समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसके लिए इनको एक एग्जांपल देती हूँ। आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई गॉट मैरिड, आई टोल्ड माई पार्टनर कि जिस दिन मैं अच्छी नहीं लग रही होगी ना, तो मुझे ये मत बोलना तो अच्छी नहीं लग रही, अच्छा। तो कल ज्यादा अच्छी लग रही तो एक तरीका है पॉजिटिवली बोलना। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो ये भी बोल सकते हो ना, यार तेरे को ना वो ग्रीन साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी, ये रेड साड़ी अच्छी नहीं लग रही। तो या अगर मेरे साथ जाओगी तो तुम तैयार होके जाना, मुझे पसंद है कि तुम मेकअप करो और शायद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं मेकअप करूं। तो ये बोला जा सकता है और वाइस वर्सा भी ये बोला जा सकता है प्यार से। तो उससे क्या होगा, पार्टनर हो सकता है मेरे जैसा पार्टनर हो कि वो दिन में बिना मेकअप के घूमे और पार्टनर को खुश करना है तो उस पर्टिकुलर समय के लिए उसको खुश करने के लिए इतना कर सकता है। तो ये एक मुझे लगता है कि जब आप ये बातें कंप्लेंट के रूप में ना बोलकर प्यार से बैठकर दिन में टाइम निकालिए, कॉफी के लिए जाइए, हफ्ते में एक बार जरूर पार्टनर को डेट पे लेकर जाइए, 1 घंटा जरूर गुजारिए और कोशिश करिए वीकेंड पर एक कोई हॉबी साथ में करो। वो कुछ भी हो सकता है, खेलना, चाहे चेस खेलना हो, कैरम खेलना हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, उससे रिश्ते मजबूत बनेंगे, जिसके लिए लॉन्ग करोगे आप दोनों कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और खुद को ये अप्रिशिएट करे, वो भी है जी। नवीन रे हैं, कह रहे हैं शादी के पहले दिन से वो मुझ पे शक करती है और बहुत ही घटिया स्तर का इल्जाम लगाती है। वो नौकरी करती है और अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं, डिवोर्स भी मांगती है, क्या करूं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, मिसट्रस्ट के जो रूट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं। आपका 0 to 1 ईयर का जो टाइम होता है हमारे डेवलपमेंट के टाइम पर, जो घर का एनवायरनमेंट होता है, उससे हम विश्वास करना और ना करना सीखते हैं। तो वो
कहीं ना कहीं रूट्स वहीं से आते हैं, और कई बार वो पास में, कई बार मैं भी कह रही हूँ, किसी ने चीट किया हो, आपने आसपास में रिश्तों को देखा हुआ चीट किया हो, तो वहां पर से भी आपका मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर वो ऐसा करती है तो बैठकर उससे आराम से बात करिए, चिल्लाने से और वो नहीं होगा कि शक मत करो, तुम्हें किन बातों से लगता है। अगर आप खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल के पास जाइए। उनको पैरानोया भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ बातें, चाहे वो आप छुपा रहे हो और वो इसलिए सोच के छुपा रहे हो कि वो समझेगी नहीं, और वो उसको कॉन्फिडेंस में लेना, और कितना कॉन्फिडेंस में लेकर उसको क्या बताया जा सकता है, किन बातों से उसको लगता है कि आप देख रहे हो। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर के किसी दूसरे की तरफ भी देख रहा है, तो वो मतलब 5 साल की शादी में 25 लड़कियों की तरफ उसके साथ अफेयर है, या 10 लड़कियों के साथ उसका अफेयर है, वाइस वर्सा 10 लड़कियों के साथ लड़कों के साथ उसका अफेयर है, तो वो कहीं ना कहीं फिर पैरानोया के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं शक की बीमारी। तो वो अब वो किस केस में वो शक की बीमारी है कि आपकी तरफ से उसको आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, या आपने बोला कि इन्होंने कहा कि वो कुछ को समझती नहीं है, तो टेल हर कि मैं लगता है कि तुम अपने आप को प्रायोरिटीज देती हो और अपने आगे किसी को कुछ नहीं। हाँ, तो प्रायोरिटी देती हो, तो ये समझो। अब मेरी किन बातों से तुम्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है बैठ कर रिजॉल्व किया जा सकता है। सब चीजों का हल यही है, बात करना। चलिए एक आखिरी मजेदार सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सरपंच गणेश तोमर हैं, इनका सवाल है कि आदरणीय, हमारे विवाह को 25 वर्ष हो गए हैं और हम शुरू से ही मदिरा पान करते हैं। पहले हमारी धर्मपत्नी को कोई समस्या नहीं थी, खुद ही पकौड़ी और चखना इत्यादि की व्यवस्था करती थी, लेकिन कुछ समय से उन्हें हमारे मदिरा पान से बहुत समस्या हो रही है। जबकि मैं पहले से और विनम्र होता जा रहा हूँ, कुछ बोलता भी नहीं। अब मैं मदिरा पान करता हूँ लेकिन चिल्लाती है। हमारी धर्मपत्नी, 2 बच्चे हैं, वो बाहर रहते हैं, 4 मंजिल का मकान है, उसमें सिर्फ मैं और मेरी धर्मपत्नी रहते हैं। इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। कृपया कोई उपाय बताइए। देखिए, अगर आप ड्रिंक्स कर रहे हैं तो मैं ये बोलती हूँ, ड्रिंक्स का आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और ड्रिंक्स के नशे में कई बार आप बहुत सारी चीजें बोल भी देते हो सकता है इस बात का एहसास आपको याद ना हो, बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, वो भी आपको याद ना हो, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। तो मुझे लग रहा है एक तो उनके साथ काउंटर आप कर रहे हो, तो वही एक अलग है। दूसरा, आप पी कर वो भी आपके साथ बात कर रही है। बेसिकली जो जितना भी वो हाईलाइट कर रही है, वो उनकी इस आदत से थक चुकी है, और हो सकता है, लेकिन उन्हीं ने प्रमोट किया है, उन्हीं ने उनको सहयोग भी किया। चखना बना कर देती थी, बता। देखिए ना क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। चखना बनाकर देने का मकसद ये है क्योंकि कई बार क्या होता है, पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है। अब कई बार वो बाउंड्री कितनी क्रॉस कर जाती है, आपने 1 ग्लास पिया, 2 ग्लास पिया, चलो ठीक है, अब वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके आपने कब अब्यूज करना शुरू कर दिया, कब आपने हाथ उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आपके जो अपने पक्ष की बात तो लिख नहीं रहे। हाँ, मैं क्योंकि मैं बता रही हूँ, अभी कोई मेरे पास पेशेंट आए थे, तो वो कह रहे थे कि मैं पहले से विनम्र हो गया, ये लिखा उन्होंने, 10-15 साल से जो है मैं वो डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ एक सवाल किया, क्या आपने 15 साल से डॉक्टर को ये बताया है कि मैं अपनी वाइफ को पीटता हूँ? क्योंकि हम अपनी चीजों तो बताएंगे नहीं ना, हमें सिर्फ उतना ही बताएंगे। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और उसने बोला मैं बेहोश हो गया, डॉक्टर ने उसको एंजाइटी जो दवाइयां देनी थी दे दी, उसको ये बताया ही नहीं कि मेरे पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है मेरे ऑफिस में, जबकि म्यूचुअल कंसेंट से था। तो जब आप चीजों को खोलकर बताओगे नहीं तो कैसे सॉल्यूशंस होंगे सर? आई एम सॉरी बट वन साइडेड पिक्चर में जब दोनों तरफ से हम सुनेंगे तो पता चलेगा। और कई बार हमें पता चलता है दोनों ही बहुत चालाक है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों की चीजों में सच्चाइयां नहीं है। रिलेशनशिप अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि उन्हें हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। निशा जी, आपने बहुत वक्त दिया, और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, उनके कन्फ्यूजन्स को लेकर हमने लगभग हर मसले पर बात की है, और आपकी समझाइश जो है वो लोगों के काम आएगी, इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका समय देने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, डॉक्टर निशा खन्ना को आप सुन रहे थे। मैरिज काउंसलर हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। उनकी सीख और सलाह बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि रिश्ते, मैंने कहा ना, हम जैसे ही पैदा होते हैं हम रिश्तों के बाजार में आ जाते हैं, और मरते दम तक भी हम उन रिश्तों को समझ नहीं पाते। उन रिश्तों को समझने में निशा जी की सीख आपकी बहुत मदद कर सकती है, बहुत काम कर सकती है। इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में बहुत बार निशा जी की तरफ से डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं इस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा अपने एक्सपर्ट के साथ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि निशा खन्ना जैसे लोग वाकई में कारनामा कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्तों की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, ये रिश्तों को दुरुस्त करने का काम करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल है। जो 2 लोग अपने रिश्तों को कायम नहीं रख पाते, ठीक नहीं रख पाते, उनको
ऐसे साइकेट्रिस्ट ठीक रखते हैं, ऐसे मैरिज काउंसलर ठीक रखते हैं, ऐसे रिलेशनशिप एक्सपर्ट ठीक रखते हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, छूट रही हैं, तो जाइए। निशा खन्ना जी के पास भले मत जाइए, किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाइए। और अगर आप ये आपके अप्रोचेबल हैं तो आप इनके पास जाइए। मैं निवेदन ये करूंगा कि रिश्तों को बचाइए, रिश्तों को टूटने से बचाइए, उनको ख़त्म होने से बचाइए। जितना हो सके रिपेयर कीजिए, जितना हो सके उनको सही और दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते जीवन में आपको जो मिले हैं ना, वो बदलेंगे नहीं। हालात बदल जाएंगे लेकिन रिश्ते नहीं बदलेंगे। इस उम्मीद के साथ, और डिप्रेशन पर अगले एपिसोड में बहुत जल्द कारनामा में एक अगले मेहमान के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपके डिप्रेशन को लेकर के कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इस पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया कारनामा डालूं, कोई नया वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन फौरन आपके पास तक पहुंच जाए। अगली मुलाकात तक, कारनामा के अगले सफर तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।